सेवड़ी रोटियां और जले आलू। हरी भटनागर। खुशी के उस क्षण को दर्ज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बस इन्हीं शब्दों में कहा जा सकता है कि जब नगीना सेठ के यहाँ से शादी का खाना बतौर बायना भेजा गया तो वो उन चीज़ों को देखकर इतना खुश हुआ कि उसके मुंह में पानी आ गया। खाना क्या, तरह तरह की चीज़ें थी। पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, 4-5 तरह की सब्जियां, रायता, बूंदी, काले जाम वगैरह वगैरह। उसने जल्दी जल्दी उन चीज़ों को समेटा और कमरे के उस कोने में, जिसे रसोई कहा जा सकता है क्योंकि इस जगह पर खाना बनता है, रख दिया। रखते रखते उसने एक बार फिर उन चीज़ों को गौर से देखा जो तरह तरह की खुशबू बिखेर रही थीं। उसकी आंखें फैली रह गईं। जाहिर है कि उसके मुंह में फिर पानी आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हालांकि वो सोच चुकी थी कि वो उन चीज़ों को चख ज़रूर लेगी। उसने बच्चे को भी कुछ नहीं दिया। वो जिद कर बैठा। उसने उसे समझाया कि बाबू के आने पर ही देगी। वो ठनक गया, ज़मीन पर लौट गया, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। जिस धुन के हवाले वो हो गई थी उसमें बहते हुए उसने एक बार फिर सोचा कि जब आदमी आएगा तो चौंक जाएगा। साफ सुथरा घर और स्वादिष्ट भोजन देखकर तो बहरा जाएगा। ये सोचते सोचते उसने झाड़ू उठाई और कमरा झाड़ने लग गई। बहुत छोटा सा कमरा था, 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा और करीब करीब 8 फीट ऊंचा। लेकिन उसमें न लंबाई दिखती थी, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई। अगड़म बगड़म चीज़ों ने जगह को लील लिया था। 2 खाटें थी जिनकी बाध झूलती हुई ज़मीन को छू रही थी। खाटों के ऊपर यानी सर पर रज़ाई, कथरी, कंबल सब लटक रहे थे। खाटों के बाजू से रज़ाई शुरू होती थी। सैकड़ों डिब्बे, डिब्बियों, साबुत, टूटे फूटे और जंग खाए का हुजूम शुरू हो जाता था। चूल्हे के आगे राख और कोयले का ढेर था। चूल्हे पर जली अधजली कुछ लकड़ियां रखी थीं। खाना बन चुकने के बाद चूल्हे पर लकड़ियां इसलिए रख दी जाती थी कि गीली लकड़ियां सूख जाएं। चूल्हे के सामने वाले कोने पर मोरी थी जिसमें कीचड़ काई बड़ा सा मुंह बाए थी। मोरी के मुहाने पर 8-10 ईंटें जमाई गई थी जो करीब करीब पानी और कीचड़ में आधी डूबी हुई थी। मोरी के ऊपर टांड में अल्लम गल्लम चीज़ें यानी 4-6 थैले, 15-20 कंडे, टूटे छाते, जर्जर रजाइयाँ, ईंटें वगैरह भरे थे। मोरी से थोड़ा हटकर खाट के सामने वाली दीवार पर देवी देवताओं और फिल्मी हीरो हीरोइनों का कैलेंडर था। दीवार कहीं से नजर नहीं आती थी। लगता था कि कैलेंडर की दीवार है। धुएं और सीलन से कैलेंडर का असली रंग रूप दब और मिट सा रहा था। कैलेंडरों के बीच में एक आला था, तेल से चीकट होता हुआ। आले के कोर पर ही संत थी जिसमें 20 जली अधजली अगरबत्तियां और उसकी सीकें खुसी थी। आले में फ्रेम जड़ा एक शंकर भगवान का चित्र था जिसे आधा कीड़े खा गए थे और जो आधा बचा था उसे पानी के छींटों, अगरबत्तियों के धुएं और चंदन रोली के छापों ने ढक लिया था। दरवाजे पर बच्चे का झूला था जिसकी डोरियां गांठदार थीं। वो कमरा झाड़ती जा रही थी और कूड़ा दर कूड़ा निकलता जा रहा था। खाट के नीचे कूड़ा, डिब्बे डिब्बियों पर कूड़ा, मोरी पर कूड़ा, किवाड़ के नीचे कूड़ा। वो हैरान रह गई कि घर में इतना कूड़ा आखिर आया कहाँ से। और वास्तव में घर में जैसे कूड़े के अलावा कुछ था ही नहीं। ओढ़ने, बिछाने, खाट, बर्तन, भांडे सब कुछ कूड़ा हो रहे थे। कूड़े करकट को झाड़ कर निकाला जा सकता है, उन सामानों को कैसे निकाला जाए? नहीं, वो इन सामानों को नहीं फेंक सकती। वे उसकी गृहस्थी हैं, 20 साल की जमा पूंजी। उन्हीं ने उसे जिलाए रखा। अब वो इन्हें क्यों दे? सब सामानों को वो झाड़ पोंछ कर जमाने लगी। खाटें उसने बाहर धूप में पटकी। उन पर 20 लठ जमाए। खटमलों का बड़ा सा कुनबा था जो निकाले जाने पर खाट के नीचे से मचलता सा नाराजगी जतला रहा था। गालियां देते हुए उसने सबको पैर के अंगूठे से मसल डाला और खाटों को फिर उन्हीं जगहों पर जमा दिया। रसोई के बर्तन, भांडे और डिब्बे डिब्बियों को रगड़ रगड़ कर साफ किया। राख और कोयले हटाए, मोरी पर झाड़ू फेरी। उसका मुंह अब छोटा हो गया था।
दीवार के कैलेंडर और आले के भगवान जी को उसने नहीं छुआ। लग रहा था कि उसने अगर छुआ तो सब कुछ ढह जाएगा, और फिर दीवार को ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कहाँ से लाएगी वो कैलेंडर? फिर ये कैलेंडर उसके अपने आदमी की पसंद है। इन सबको देखकर थकान में टूटे होने के बाद भी कभी कभी वो बदमाशी से मुस्कुराता है, अजीब तरह की सिसकारियाँ भरता है और उसे कैलेंडर की हीरोइन कह बैठता है, प्यार करता है, चूमता है। ऐसा ना हो कि वो कैलेंडरों को हटाते ही आदमी के दिल से हटा दी जाए। ऐसा सोचते ही वो घबरा गई, लेकिन कैलेंडरों को सही सलामत देखकर खुश हुई। उसने उनके आगे सिर नवा दिया। सिर नवाते नवाते जिस बात का ख्याल उसे आया वो था गोबर से घर लीपना। लीप देने से घर का हुलिया बदल जाएगा। ये सोचते ही वो घर से बाहर निकली और पड़ोस से गोबर ले आई और फुर्ती से फर्श को लीपने लग गई। सफाई के बाद भी झींगुर और कुछ कीड़े थे जो उछल कूद लगा रहे थे। गोबर मिट्टी से उसने कोने अंतरों के छेद बिल सब बंद कर दिए, लेकिन झींगुर और कीड़े थे कि जो खाट और जहां जहां जगह मिलती जा रही थी समाते जा रहे थे। जैसे सामानों की तरह उनका भी वजूद घर से जुड़ा है, वे हटाए नहीं जा सकते। कीड़ों को उसने उंगलियां चटकाकर उच्छिन्न हो जाने का श्राप दिया और मोरी पर आकर हाथ धोने लग गई। गोबर मिट्टी छूटते ही हाथ साफ निकल आए थे, उनमें चमक आ गई थी। उसने चूड़ियों में फंसी गोबर मिट्टी निकाली और कोहनियों तक हाथ को धोया। कोहनियों को धोते धोते उसे यकायक गुदगुदी सी होने लगी। उसका आदमी जब उसे प्यार करता है तो कोहनियों पर हाथ फेरता है, धीरे धीरे उन पर होंठ भी फेरता है। वो मुस्कुरा दी। आज वो आदमी को प्यार करेगी, उसकी कोहनियों पर हाथ फेरेगी। ये सोचते ही उसकी आंखों के सामने आदमी की शक्ल तैर गई। आदमी प्रेस में कंपोजिटर है, बहुत ही दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा। लगता कि अंतहीन काम ने उसकी हड्डियों का मांस गला दिया हो और उसकी जगह थकान और टूटन भर दी हो। हर वक्त वो निढाल सा रहता और उनींदा सा। उसके सूखे और भावहीन चेहरे पर आंखें नींद से बोझिल और कीचड़ से भरी होती, मानो प्रेस के काम ने उन्हें सोने और कीचड़ साफ न करने की सजा दे रखी हो। घर में वो हर वक्त खाट पर पड़ा रहता, मुंह बाए, खुली पलकों राल टपकाता और सोता रहता। जागता तो उनींदी आंखों और पलक कहीं खोया सा। यकायक उसे लगा कि आदमी आ गया, लेकिन सिर झटक कर सोचा कि नहीं, इस बखत कैसे आएगा, अभी तो संध्या हो रही है। वो तो रात को, बल्कि आधी रात को आता है। साइकिल खड़खड़ाता, घंटी टुनटुनाता। झांक कर देखा तो पड़ोस का आदमी था, साइकिल खड़खड़ाता निकला था। सांझ होते होते उसने घर को करीने से सजा दिया। जब उसने ढिबरी जलाई तो बच्चे का ध्यान आया, जो बाहर जमीन पर सो गया था। ध्यान आया कि उसने तो बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ये सोचते ही वो भीग सी गई अंदर तक। उसने बच्चे को उठाया और उस पर चुंबनों की बौछार सी कर दी। वो रुआंसी हो गई। मन हुआ कि बच्चे को जगा दे और खाना खिलाए, लेकिन ये सोचकर रहने दिया कि बाप के आने पर जगाएगी तभी खा लेगा। अभी मुमकिन है कि जागने पर रोने लग जाए। उसने बच्चे को खाट पर लिटाया और बच्चे के ख्याल में डूबी डूबी बाहर ड्योढ़ी पर आकर बैठ गई। घर की साफ सफाई की उसे इंतहा खुशी थी। उस पर नगीना सेठ के घर से आया खाना। इस सोच के साथ उसकी भूख जाग गई एकाएक। लगा पेट में आंतों ने करवट ली, खौलता पानी दौड़ गया। उसने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। पेट पर हाथ फेरा, घुटनों पर हथेलियां टिकाकर वो उठी और बच्चे के पास आकर खड़ी हो गई। बच्चा उघारी खाट पर तेज तेज सांस लेता हुआ मुंह बाए सो रहा था। चमड़ी उसकी गंदुमी और इतनी झीनी थी कि सीने की एक एक हड्डी को गिना जा सकता था, और सांस के साथ नीचे दबकर ऊपर हड्डियों से चमड़ी ऐसे टकराती कि लगता चमड़ी न होकर बरसाती पन्नी हो। बच्चे का ये हुलिया देख उसे कचोट हुई कि अब तक बच्चे से गाफिल क्यों रही। काफी देर तक खड़े खड़े वो बच्चे में डूबी रही, फिर बच्चे के बगल में बैठ गई और फिर लेट गई। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते फेरते खर्राटे भरने लगी।
बाहर कुत्ते के भौंकने से उसकी नींद टूटी तो चौंक कर उठ बैठी। रात गाढ़ी हो रही थी। कमरे में मच्छरों का हल्ला तेज हो गया था। एक पल को बाहर आ खड़ी हुई तो बहुत बड़ा चांद दिखा जो कांपता हुआ पेड़ों के ऊपर उठ रहा था और इतना करीब लग रहा था जैसे उसके घर में घुस आएगा। थोड़ी देर में साइकिल की घंटी टुनटुनाई, साइकिल खड़खड़ाई। उसका आदमी आ गया था। रोज़ की तरह वो एकदम निढाल लग रहा था, जैसे साइकिल और दिन भर के काम ने उसका सारा सत्व खींच लिया हो। इसके बाद भी वो उससे जूझता हुआ घर तक आ पहुंचा था। दीवार से साइकिल टिकाकर वो झुके कंधों पल भर को खड़ा रहा, स्थिर सा, मानो साइकिल ने उसे धक्का दिया हो और अब उसने वो राहत पाई हो। गहरी सांस छोड़ता आगे बढ़ा, अपने को घसीटता हुआ सा चूल्हे के सामने आकर बैठ गया और थकी उनींदी आंखों से खाने का इंतज़ार करने लगा, जैसे कह रहा हो कि जल्दी से खाना दे दे, नहीं तो वो यहीं सो जाएगा। पत्नी ने हुलसते हुए जब थाली सजा कर दी तो उसने सूनी आंखों खाना देखा और सब कुछ अपनी लंबी हंडीली उंगलियों से मेड़ डाला और सुस्त हाथों से बड़े बड़े कौर बनाकर धीरे धीरे खाने लगा। चपर 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 झपकते हुए लग रहा था कि हाथ में दम ही ना हो, जबरदस्ती मुंह तक ले जा रहा हो। पत्नी हैरत में पड़ गई। सोचा कुछ था और हो कुछ रहा था। उसके दिल में आग सी जलने लगी, लेकिन उसने जब्त किया। डिबरी की पीली रोशनी में वो आदमी को देखती जा रही थी जो लस्त सा खाने से जूझ रहा था। आंखें बंद थी और हाथ था कि मशीन की तरह मुंह तक जाता और मुंह था जो हाथ से आते ही मशीनी तौर पर खुल जाता। ये प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती रही। जब हाथ को थाली में कुछ नहीं मिला तो उसने मुंह खोला और छत की ओर करके उसमें ढेर सारा पानी डाला। उसके बाद उसने थाली में हाथ धोए, कुल्ला किया, पैजामे के पायचे से झुककर नाक पहुंची और लंबी डकार लेकर खाट पर किसी सूखी डाल की तरह गिर पड़ा और धीरे धीरे आंखें मींच ली। पत्नी का गुस्सा आसमान पर था। उसने उसे झिंझोड़ डाला। सेठ नगीना के यहां से पकवान आए तो कुछ बोला भी नहीं, चर गया जानवरों की तरह। आदमी चौंक कर कोहनियों के बल उठा और आश्चर्य से बोला, सेठ नगीना के यहां से पकवान? जैसे उसे विश्वास ही ना आ रहा हो और फिर यकायक बोला, तूने दिए क्यों नहीं? पत्नी आंखें तरेर कर झुंझलाते हुए बोली, और तूने क्या खाया अभी? पकवान ही तो थे। आदमी ने कोहनियां ढीली छोड़ दी। मुर्दार आवाज में कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, सेवड़ी रोटियां और जले आलू के सिवा था ही क्या? औरत का दिल बैठ गया। उसने अपना माथा पीट लिया और रो पड़ी।